Hello beta, today we are going to discuss chemistry JEE Mains February 25th second shift exam. I'll give you detailed discussion so that you can excel in your next coming entrance. Let's discuss the question number 1 here, written on the screen. This question is about ethylene glycol react with oxalic acid at a high temperature and a major product they want to know. Now in this question, acid and alcohol, these two are going to react. When we say acid and alcohol, these are going to react, it means we are having acid alcohol combining together to give ester formation. बेटा आपके पास ग्लाइकोल है, इथिलीन ग्लाइकोल, and there is oxalic acid COOH, again COOH. अब जब आप इन दोनों कंपाउंड्स को हीट करोगे तो आप कहोगे यहां से H and this OH, again H and OH, on heating -2H2O, यानी आपके पास वाटर रिमूव हो जाएगा और आपके पास ये दोनों कंपाउंड्स आपस में ज्वाइन हो जाएंगे विद एस्टर लिंकेज. तो आप देखो जरा, यहाँ पे आपके पास ऑक्सैलिक एसिड और ग्लाइकोल दोनों आपस में ज्वाइन हो गए. लेकिन आपके पास इसके बाद अगर हम फर्दर हीट करते, क्योंकि ये तो 110 डिग्री पे हो जाएगा, अगर आप इसको और हीट करते, फर्दर हीटिंग मोर देन 110 डिग्री, 210 तक ले जाते, तो 210 डिग्री सेल्सियस पे डीकार्बोक्सिलेट हो सकता था. डीकार्बोक्सिलेशन मींस आप कहोगे यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, दिस बॉन्ड आई टेक हियर, ये वाला बॉन्ड आप इधर ले जाओगे एंड दिस बॉन्ड इज गोइंग टू बी हियर. तो आप कहोगे इन दिस केस, आप देखो ऑक्सीजन और कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड हो, 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड साथ में क्या बन जाएगा, वी आर गोइंग टू गेट ईथीन. तो CH2 double bond CH2 will be formed. In this question our answer should be ethene. Let's see the options. आपके पास जो options given थी, those options are, the correct answer we are going to get is ethene. Now next question is going to be, आपके पास question है about correct statement about this reaction. ये reaction कहाँ से आ रहा है आपके chapter aniline? It is from amines. एमीन्स में एनिलीन की नाइट्रेशन का क्वेश्चन है. एनिलीन नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में एनिलीनियम बन जाता था और अदरवाइज आप कहते थे दिस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. अगर आपके पास ये एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो यहाँ पे ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट तो हमें समझ आता है कि बनना चाहिए, लेकिन मेटा प्रोडक्ट इज आल्सो फॉर्म्ड. तो व्हाई डू वी हैव मेटा प्रोडक्ट फॉर्मेशन? तो आपके पास वहां पे बहुत अच्छा रीजन हम ये देते थे कि एनिलीन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड इज कन्वर्टेड टू एनिलीनियम, ये बन जाएगा NH3 पॉजिटिव, और ये कंपाउंड जो अब आयन बना है दिस इज मेटा डायरेक्टिंग. तो आपके पास मेटा डायरेक्टिंग नेचर इज देयर फॉर एनिलीनियम. तो इन एसिडिक मीडियम दिस एनिलीन इज कन्वर्टेड टू एनिलीनियम एंड दिस इज मेटा डायरेक्टिंग बाय नेचर. इन दिस रिएक्शन this is going to be just 2%. It is around 51% and this is going to be 47%. अब आपसे अगर पूछा जाए which one is the major product, तो major product is going to be para-nitroaniline. नंबर 2 पे आ जाएगा meta-nitro. And now let's look at the options. हमारे पास questions क्या था? Question में जो options हैं, NH2 group is ortho-para-directing, बिल्कुल ठीक. And product 3 would not be formed, that is wrong. Reaction is possible and 2 is the major product. Reaction तो होगा और 2 major product है, बिल्कुल ठीक, this is correct. Product 3 is the major product. क्या third major product हो सकता है? 47% और 51 में से this is major product. And sulfonation taking place rather than nitration, this is totally wrong. Nitrating agent डाला है आपने, nitric acid and sulfuric acid, तो नाइट्रेशन ही होगा, सल्फोनेशन तो हो ही नहीं सकता था. तो आंसर शुड बी 2. यानी आप कहोगे ये हमारा करेक्ट आंसर आ रहा था. तो आपके पास जब हम आंसर चेक कर रहे हैं दिस इज करेक्ट ऑप्शन, हमें ये आंसर मिल रहा था. राइट, नाउ लेट्स मूव फर्दर. अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज normal plain water has pH 5.6 and acidic rainwater pH is less than 5.6. तो आपके पास नॉर्मल रेन वाटर का पीएच भी गिवन है और एसिडिक रेन वाटर का भी. बेटा दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक है.
रेन वाटर इज हैविंग pH लेस देन 7. तो नॉर्मली जब रेन वाटर होता है यानी नॉर्मल रेन्स में भी एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक पीएच होता है, लेकिन जब हम कहते हैं एसिड रेन, तो एसिड रेन का पीएच क्या होता है? हम कहते हैं एसिड रेन का पीएच 4.2 और 4.6 के बीच बीच में जाता है. तो एसिड रेन इज हैविंग पीएच लेस देन 5.6. इट इज अबाउट 4.2 टू 4.8 के आसपास. अगर इतना पीएच आ रहा है तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हो गई. आपसे जो ऑप्शंस पूछे गए थे, those were options were statement 1 is true, 2 is false, 1 is false, 2 is true, both are true. That should be the correct answer. And here we have statement 1 and 2, both are true statements. Now move to the next question. Next question is correct structure of alpha anomer of maltose. बेटे maltose यानी कौन सा शुगर होता है maltose? हम कहते हैं maltose is अल्फा डी ग्लूकोज का डाइमर. तो माल्टोज इज डाइमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज. यानी अगर आप इनके दो मॉलिक्यूल्स को आपस में ज्वाइन कर दोगे विद द रिमूवल ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल एंड यू विल गेट फॉर्मेशन ऑफ maltose. The linkage between the two is going to be 1,4 glycosidic linkage. तो ये आपके पास माल्टोज के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी पता है आपको वो है. अब आपसे कह रहे हैं कि माल्टोज जो है इट इज अल्फा एनोमर, करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा एनोमर. तो आपको माल्टोज का स्ट्रक्चर बनाना है, अल्फा एनोमर लेना है और वी वांट टू फॉर्म द माल्टोज एंड स्ट्रक्चर. बेटे ग्लूकोज का अल्फा एनोमर मतलब क्या? व्हेनेवर वी से अल्फा एनोमर तो आपके फर्स्ट कार्बन पे यानी इस कार्बन पे H and OH, again H and OH, third carbon OH and H, and here it is H and OH, CH2OH and H. अब आपके C1 के ऊपर कार्बन 1 पे OH नीचे की तरफ है, इसे हम बोलते हैं अल्फा एनोमर. अगर यही OH ऊपर की तरफ होता तो ये बन जाता बीटा एनोमर. Now this is alpha enomer of your ग्लूकोज, अल्फा एनोमर ऑफ ग्लूकोज. अब अल्फा एनोमर ऑफ ग्लूकोज के बाद हमें जो स्ट्रक्चर्स दिए थे हमें इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि माल्टोज के अल्फा एनोमर्स का कौन सा कॉम्बिनेशन है. यहां देखो ये आपका बीटा एनोमर, अगेन बीटा बीटा एंड हियर इट इज अल्फा एनोमर. तो हमें दिख रहा है कि यहां एक अल्फा एनोमर मुझे दिख रहा था. करेक्ट हो गया. फर्स्ट पे H ऊपर OH नीचे, मींस यहां पे भी 1 कार्बन पे अल्फा एनोमर है. तो दोनों एनोमर्स आपस में ज्वाइन करके और ये 1 और 4 के बीच में एक लिंकेज बना. तो इट इज 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. इस ऑप्शन में मुझे ठीक सा सिचुएशन दिख रहा था. यहाँ पे क्योंकि बीटा है, दिस इज बीटा ग्लूकोज, दिस इज अगेन बीटा ग्लूकोज, दिस इज अगेन बीटा ग्लूकोज. हियर HOH HOH एंड सो ऑन. लिंकेज सब में सेम था, सिर्फ डिफरेंस कहाँ दिख रहा था? हमें डिफरेंस दिख रहा था फर्स्ट कार्बन पे. तो ये माल्टोज का क्या बन गया? स्ट्रक्चर, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड अल्फा एनोमर ऑफ माल्टोज वी हैव जस्ट शो. नाउ नेक्स्ट इज after this question we are having the next one. It is going to be correct order of Ka order for the following compounds. यानी आपको एसिडिक स्ट्रेंथ डिस्कस करना है. अंडरस्टूड बेटा? इस क्वेश्चन में हमें ये सीख लेना चाहिए कि एक टर्म आती है Ka, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर. एक टर्म होती है pKa, pKa is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर. वो आपसे कुछ भी पूछ सकते थे, जैसे अभी यहाँ पे क्या पूछा है? Ka. अगर मान लो pKa पूछते तो आप इनवर्स भी सोच सकते थे. हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर को अफेक्ट करते हैं. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज द एसिडिक कैरेक्टर, राइट, एंड इलेक्ट्रॉन withdrawing group increase the acidic character. अब यहां चलते हैं. Out of phenol and acid, acid is more acidic, no doubt. Methyl is electron donating and nitro is electron withdrawing. अगर इन चारों को एसिडिक कैरेक्टर के अकॉर्डिंग अरेंज करना हो तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड मस्ट बी C. क्या आप ये कह सकते हो ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है. Then we must have A.
B and then D. ये आपके पास आंसर होगा फॉर Ka, यानी इसका Ka ज्यादा है इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर मुझे Pka पूछा होता तो आपके पास Pka ऑफ दिस इज गोइंग टू बी द स्मॉलेस्ट। ये Ka का ऑर्डर है जिसमें C की वैल्यू सबसे ज्यादा है। अगर हम Pka लिखते तो हम इसका रिवर्स कर सकते थे एंड दैट विल बिकम द आंसर। अब क्वेश्चन कुछ भी हो सकता था, लेकिन हमारे पास अभी फिलहाल Ka के बेसिस पे हमारा ऑप्शन ढूंढते तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आता? We are going to get the strongest acid C, which is here, then A, B and D. This is correct answer. Okay. Now the next question is, which is correct sequence of reagents for the following conversion? Now in this case we have to look at the options first. Now these are the options, and in these options we are going to select one of the correct option. तो अगर हम पहले acylation कर देते हैं, acylation से जिंक थोड़ा डीएक्टिवेट हो जाएगा, फिर जिंक अमलगम HCl से वो क्या हो जाएगा? एसाइलेटेड प्रोडक्ट विल बी रिड्यूस्ड, रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन के बाद ये बन जाएगा इथाइल बेंजीन। तो इट मींस अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो मैं आपसे कहूंगी फर्स्ट वी हैव फ्रीडल-क्राफ्ट acylation of benzene which is leading to formation of acetophenone. Now this compound on reduction, अगर आपने इसकी रिडक्शन कर दी जिंक अमलगम और HCl से तो ये बन जाएगा इथाइल बेंजीन। बेटे इथाइल बेंजीन क्या होता है? एक्टिवेटेड रिंग बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, टू हाइड्रोजन्स आर देयर, हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइड्रोजन्स। अब ये एक्टिवेटेड रिंग है, अगर मैं अब इसकी ब्रोमिनेशन करूं तो पैरा पोजीशन पे क्या आ जाएगा? ब्रोमीन, पैरा ब्रोमो डेरिवेटिव इज फॉर्म्ड। और अब अगर आपने नाइट्रेशन की तो अब क्वेश्चन है कि अगर आप अब नाइट्रेशन करते हो HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यानी नाइट्रेटिंग एजेंट, आज आपको ये दूसरी बार नाइट्रेटिंग एजेंट दिख रहा है। अब नाइट्रेटिंग एजेंट अगर आपने डाला तो इसमें क्योंकि इथाइल रिंग एक्टिवेटिंग है, ब्रोमीन रिंग डीएक्टिवेटिंग, हैलोजन्स आर रिंग डीएक्टिवेटिंग बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो आपको कि ब्रोमीन यहाँ पे रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा था, इसलिए इथाइल की बात मानी जाएगी। और अकॉर्डिंग टू इथाइल नाउ पैरा पोजीशन इज ऑलरेडी ब्लॉक्ड, तो दिस इज गोइंग टू बी एट ऑर्थो पोजीशन। तो आपका आंसर आना चाहिए इथाइल। ना ऑर्थो पे आपने लगा दिया नाइट्रो एंड हियर इट इज Br। ऐसा कुछ बन सकता था, यानी आपका ये जो प्रोडक्ट है वो इससे मैच कर रहा है, तो मुझे एक ऑप्शन ठीक लग रहा है। अगर मैं सेकंड ऑप्शन को प्रेफर करती हूँ तो सेकंड में पहले ब्रोमिनेशन किया, जब मैं ब्रोमिनेशन करूंगी बेटा फर्स्ट में ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। इफ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद सेकंड ऑप्शन, तो आपने ध्यान रखना है अगर मैंने पहले ब्रोमिनेशन कर दिया और फिर एसाइलेशन किया तो इट इज रिंग डीएक्टिवेटेड रिंग, तो इस रिएक्शन की स्पीड स्लो हो जाएगी। फिर आप रिड्यूस करोगे, ठीक है। अगर आपने ब्रोमीन कर दिया, आप मान लो स्लो स्पीड को इग्नोर करते हैं, वी आर सेइंग ब्रोमीन लग गया था, अब आप एसाइलेशन कर दो COCH3, अब आपने इसको रिड्यूस भी कर दिया तो प्रोडक्ट तो अभी भी सेम ही बन रहा है CH2 CH3। और अब नेक्स्ट स्टेप में आपने इसमें क्या कर दी? नाइट्रेशन, तो वी आर गोइंग टू गेट द सेम प्रोडक्ट, यही बन जाएगा। बट यहाँ पे ये वाला स्टेप आपका इसको क्या कर रहा है? डीएक्टिवेट कर रहा है, तो मुझे ये आंसर टिक नहीं करना चाहिए। नाइट्रेशन में पहले स्टेप में आपने डीएक्टिवेट कर दिया, रिंग अगर डीएक्टिवेटेड है फिर उसमें फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन तो नहीं हो सकती। और अगर आपने सेकंड में देखो, पहले आपने एसाइलेशन किया, इथाइल लगा दिया, नाइट्रेशन की तो Br की जगह पे नाइट्रो आ जाएगा, तो पैरा नाइट्रो प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, अगेन अ रॉन्ग ऑप्शन, तो ये भी नहीं हो सकता था, तो करेक्ट आंसर शुड बी 1। तो आपके पास यहाँ करेक्ट आंसर बन रहा था फर्स्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव फर्दर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन बेंजीन। इट मींस दिस टाइम इस पेपर में बेंजीन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, एंड अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की थी और अगर मैंने मेरे से पढ़ाई की थी तो मैंने आपको बार बार बताया था कि हाइड्रोकार्बन में से बेंजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वहां पर, और आपके पास बार बार बेंजीन के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब बेंजीन में आपने ये कंपाउंड डाल दिया है विद सल्फ्यूरिक एसिड। हमें याद है बेंजीन के ऊपर कैटायंस अटैक करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स कैन अटैक ऑन बेंजीन। अब अगर आपके पास इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होना है तो आप पहले ये समझ लो कि आपका इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा जो अटैक करेगा, सो दैट यू कैन इजीली प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट। ये मेरे पास एल्कीन है,
बेटा आपके पास चांसेस हैं कि ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाए और H पॉजिटिव इससे कंबाइन कर जाए। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर पाई बॉन्ड रिवर्स डायरेक्शन में मूव करता तो H पॉजिटिव यहां पे भी तो जा सकता था। अगर आपने फर्स्ट वाला केस समझा होता तो आपके पास ये बन जाता कार्बोकेटाइन इन विच H इस पोजीशन पे लग गया और कार्बोकेटाइन बना सेकेंडरी पोजीशन पे। और अगर हम सेकेंड सिचुएशन को एनालाइज करते तो हमें पता चलता कि कार्बोकेटाइन फर्स्ट पोजीशन पे बनता एंड दिस इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल। ये बेटर है, स्टेबल है एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन। इसका मतलब दिस इलेक्ट्रोफाइल शुड अटैक ऑन बेंजीन और अगर ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक करता है तो आप समझ सकते हो बेंजीन के ऊपर आपके पास 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 पे नाइट्रो तो 3 पे आपको क्या लगाना है नाइट्रो। तो दिस शुड बी द प्रोडक्ट इन द गिवन क्वेश्चन। तो अब आपके पास जो ऑप्शंस थे उनको आपने इवैल्यूएट करना था, देखना था क्या आंसर करेक्ट होगा। दिस कैन नॉट बी द आंसर, आंसर शुड बी नाउ 4 इज गोइंग टू बी द आंसर। तो आपके पास जो करेक्ट आंसर आपको नजर आ रहा था दैट इज 4th। नाउ लेट्स मूव फर्दर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी दिस इज अ रिएक्शन व्हिच इज कॉल्ड हाइड्रोफॉर्माइलेशन। इस रिएक्शन में आप अक्सर कोबाल्ट को कैटलिस्ट देखते हो। जब हम कोबाल्ट को एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं इन दिस रिएक्शन तो आपके पास कोबाल्ट के साथ यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स बनते हैं। रोडियम डालोगे तो भी दो प्रोडक्ट्स बनेंगे लेकिन मेजर और माइनर की परसेंटेज चेंज होती है। इस रिएक्शन को बोलते थे हाइड्रोफॉर्माइलेशन। तो एक कार्बन पे CH जाएगा और दूसरे पे H, यानी आप अगर इसके प्रोडक्ट सोच रहे हो तो आप कहोगे ऑक्सो प्रोसेस है ये। ऑक्सो प्रोसेस ऑफ इथीन क्या करते थे, एक कार्बन पे CHO जाएगा और एक कार्बन पे H चला जाएगा। ये दोनों तरह से प्रोडक्ट दे सकता है। आप कहोगे यहाँ पे CHO चला जाए और यहाँ पे H, क्या ये हो सकता है? तो आंसर इज यस, बोथ आर पॉसिबल। लेकिन ये जो फर्स्ट वन है ये आपका हमेशा मेजर प्रोडक्ट होता है और ये माइनर। जब हम रोडियम के साथ इस रिएक्शन को कंडक्ट करते हैं तो ये दोनों 20:1 के आसपास बनते हैं। ये 20 टाइम्स दिस एंड दिस इज जस्ट 1 टाइम। तो आपसे पूछा गया था प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, तो वी शुड आंसर दिस क्वेश्चन पार्ट। तो आप कहोगे इट इज ऑक्सो प्रोसेस ऑफ एल्कीन्स। ये एक स्टेप अप रिएक्शन होता था जिसमें एक कार्बन इंक्रीज हो जाता है। अब अगर इसके ऑप्शंस देखे जाएं तो आपके पास जो ऑप्शंस हमें नजर आ रहे हैं उनमें से एक तो इसमें 5 कार्बन दिख रहे थे, इसमें भी 5 कार्बन है, अगेन 5 कार्बन। बेटा ये एडिशन रिएक्शन था तो डबल बॉन्ड तो बचना ही नहीं चाहिए था। इट मींस अगर मैं ध्यान से देखूं देयर शुड बी नो डबल बॉन्ड इन द प्रोडक्ट। ये दोनों आंसर नहीं हो सकते थे और ये वैसे ही आंसर नहीं बन पा रहा था क्योंकि इसमें कार्बन ही 4 है। तो ओनली वन करेक्ट ऑप्शन व्हिच इज विजिबल ओवर हियर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। Now next question is in estimation of halide from sodium fusion extract which compound is used before we add silver nitrate। तो बेसिकली हैलाइड को टेस्ट करना है सोडियम एक्सट्रैक्ट से। सोडियम एक्सट्रैक्ट में एक सोडियम साइनाइड होता है, सोडियम सल्फाइड हो सकता है, वी कैन हैव सोडियम हैलाइड लाइक क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। हम इनको यूज करते हैं फॉर टेस्टिंग। ये मेरा सोडियम एक्सट्रैक्ट है। इस सोडियम एक्सट्रैक्ट में अगर आप डायरेक्ट सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर दो तो आपके पास सिल्वर नाइट्रेट NaCN के साथ रिएक्ट करके NaNO3 प्लस AgCN बना सकता था। तो आप कहोगे AgCN वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं, तो ये भी रिएक्ट कर गया। अगर आपने सोडियम सल्फाइड डाला होता तो ये बन जाता Ag2S which is black precipitate। अगर आप NaCl में डालते तो आपके पास बनता AgCl, अगेन white precipitate। तो आपके पास यहां बन जाता AgBr। इट मींस रेनेसांस एक्सट्रैक्ट की पूरी केमिस्ट्री ही पूछ ली। एक क्वेश्चन में आपके पास पूरा लेसांस एक्सट्रैक्ट समझ आ रहा है। वो आपसे कह रहे हैं ये लेसांस या सोडियम एक्सट्रैक्ट है हमारा। इसमें अगर आप सिल्वर नाइट्रेट बिना कुछ और डाल देते, डायरेक्ट आपने सिल्वर नाइट्रेट ही डाल दिया होता तो सारे अपने अपने प्रेसिपिटेट देते। अब मुझे टेस्ट करना है ओनली हैलाइड्स को। आई वांट टू यूज दिस फॉर हैलाइड आइंस। मुझे इन्हीं को टेस्ट करना है तो मुझे इन दोनों के इंटरफेरेंस को खत्म करना पड़ेगा। तो सोडियम साइनाइड की
खत्म करने के लिए हमने वहां डाल दिया नाइट्रिक एसिड, क्योंकि नाइट्रिक एसिड ये बना देगा NaNO3 प्लस HCN, और HCN अगर आप हीट कर रहे हो तो ये गैसियस होता है, ये बॉयल ऑफ हो जाएगा, इट्स एन इंपॉर्टेंट कंपाउंड, ये उड़ जाएगा वहां पर। सेम वे अगर सोडियम सल्फाइड की इंटरफेरेंस को भी आप खत्म करना चाहते हो तो आपके पास बन जाएगा H2S which is again a gas and can be boiled off। तो आपसे कहेंगे जब भी हम हैलाइड आयंस को टेस्ट करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, तो हम उसमें कौन सा कंपाउंड डालते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव फर्दर, द नेक्स्ट क्वेश्चन in which we are having here the question is what is the composition of German silver। तो यहाँ पे ऑप्शन बन रहे हैं कॉपर, जिंक एंड निकल। यहाँ पे सिंपल सा एक फंडा था बेटा, केमिस्ट्री में दो चीजें बहुत कॉमन यूज किया जाता है, एक तो जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर का नाम जर्मन सिल्वर है और उसमें सिल्वर नहीं होता, तो बाकी तीनों ऑप्शंस में आपको सिल्वर दिया गया था। यानी ये जो क्वेश्चंस है ये मेमोरी बेस्ड है, हमारे स्टूडेंट्स ने हमें ये क्वेश्चंस बताए और दे जस्ट टोल्ड अस कि वहां पे मैम एक ही ऑप्शन में सिल्वर नहीं था, बाकी सब में सिल्वर था। तो आप ये कह सकते हो कि हमें सब में सिल्वर नहीं दिख रहा था, तो आपका आंसर डायरेक्ट मार्क हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ फॉलोइंग हैलोजेंस इज। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द P ब्लॉक, राइट, P ब्लॉक ग्रुप नंबर 17। करेक्ट आंसर मैंने मार्क कर दिया है। आप बताओ इस आंसर को हम क्यों चूज करते थे। हम कहते थे क्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, देन यू हैव ब्रोमीन, नंबर 3 इज फॉर फ्लोरीन, जबकि फ्लोरीन का बॉन्ड छोटा था फिर भी उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है बहुत ही कम आ रही है, जबकि होना क्या चाहिए, स्मॉल बॉन्ड, शॉर्ट बॉन्ड, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। रीजन बेटा यहाँ पे था फ्लोरीन का स्मॉल साइज, आप कहते हो स्मॉल साइज, स्ट्रॉन्ग inter-electronic repulsions, and due to repulsions bond dissociation energy of fluorine is found to be less than that of chlorine and bromine both। यहाँ फ्लोरीन की एक्सेप्शंस आपको याद आनी चाहिए, हैलोजेंस बहुत जगह पे फ्लोरीन के एक्सेप्शन शो करते थे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी आपको एक एक्सेप्शन नजर आई थी। तो बेटा अभी हमने क्योंकि नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए भी प्रिपेयर करना है, दिस टाइम वी हैव 4 अटेम्प्ट्स, वी आर हैविंग 4 अटेम्प्ट्स विद अस, तो आपने जब नेक्स्ट अटेम्प्ट लेनी है तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। यानी बिफोर गोइंग टू दैट एग्जाम, यानी नेक्स्ट अटेम्प्ट, यू मस्ट सी एटलीस्ट डिटेल्ड डिस्कशंस ऑफ दीस क्वेश्चंस। आपको इसमें से दोबारा कुछ ऐसे ही क्वेश्चन जरूर नजर आएंगे। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी आपको एक्सेप्शन नजर आता था, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, वहां फ्लोरीन नंबर 2 पे था, रीजन फिर वही था, स्मॉल साइज। तो आपके पास ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको इस बार बॉन्ड डिसोसिएशन में से क्वेश्चन आया है, होपफुली अगर दोबारा से क्वेश्चन डालना हो तो एग्जामिनर नेक्स्ट 4 शिफ्ट्स में आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्वेश्चन पूछ सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज फॉल्स फॉर हाइड्रोफिलिक कोलॉइड। तो आपको एक हाइड्रोफिलिक कोलॉइड के बारे में फॉल्स स्टेटमेंट चूज करना है। आपके सामने स्टेटमेंट्स आ गए हैं। हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स के बारे में आप सब याद ही कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स मतलब वाटर लविंग कोलॉइड्स, वेरी स्टेबल, आप इन्हें लायोफिलिक कोलॉइड्स भी कहते थे, स्टेबल होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। इन कोलॉइड्स की विस्कोसिटी थोड़ी ज्यादा होती है वाटर से, सरफेस टेंशन पानी से थोड़ी कम होती है, इजी टू प्रिपेयर, स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट, दीस आर द कॉमन पॉइंट्स ऑफ हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स। तो अब आप देखो विस्कोसिटी रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम टू दैट ऑफ वाटर, ये मुझे सबसे गलत लग रहा है। आगे इलेक्ट्रोलाइट इज नीडेड फॉर द स्टेबलाइजेशन, करेक्ट, रिवर्सिबल इन नेचर, वेरी गुड, सरफेस टेंशन इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। यहाँ कंफ्यूजन दो स्टेटमेंट्स में है, क्या विस्कोसिटी सेम होती है पानी में, तो आंसर इज नो, पानी की विस्कोसिटी कम और हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स की विस्कोसिटी थोड़ी ज्यादा। पानी में थोड़ा स्टार्च इमेजिन करो, अगर आप सूप और पानी को ले लो तो सूप थोड़ा गाढ़ा होगा, मोर विस्कस, तो आपको ये विस्कोसिटी यहाँ थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए थी। ऑप्शन 1 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। तो आपको यहाँ हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स के बारे में पूछा गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बॉन्ड लेंथ, एक से ज्यादा तरह की बॉन्ड लेंथ किस में प्रेजेंट है, यानी सेम। जनरली क्या होता है, एक मॉलिक्यूल के अंदर सारे बॉन्ड्स इक्वल लेंथ के होते हैं, CH4 ऑल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर ऑफ सेम लेंथ। हम हाइब्रिडाइजेशन पे कहते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन इज लीडिंग टू ऑल इक्वल बॉन्ड लेंथ्स। लेकिन एक हाइब्रिडाइजेशन ऐसी थी जिसमें हम कहते थे टू एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स।
जब हम कहते हैं टू एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, तो वो होता था sp3d। तो हमें ये पता होगा कि sp3d में आपके पास सारे बॉन्ड्स इक्वल लेंथ के नहीं होते थे। तो 3 बॉन्ड्स आप छोटे ड्रॉ करते थे और 2 बॉन्ड्स लंबे ड्रॉ करते थे। हम उसे इमेजिन करते थे कि 3 डायमेंशनल फिगर है, इक्वेटोरियल बॉन्ड छोटे होंगे, एक्सियल बॉन्ड्स लंबे होंगे। अब हमें पहले सबसे पहले यही करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ सारे फ्लोरीन ही हैं। तो मैंने इनकी हाइब्रिडाइजेशन चेक कर ली, तो आपके पास फर्स्ट में sp3 आ रहा था, अगेन sp3, नेक्स्ट इज sp3d2 और लास्ट में आपके पास आ रहा था sp3d। इट मींस दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। SF4 का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। SF4 is having a structure which is named as seesaw structure। और सीसॉ स्ट्रक्चर में सारे बॉन्ड्स इक्वल लेंथ के नहीं होते। तो आपका आंसर बन जाएगा, योर करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी SF4। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज अबाउट अल्फा एंड बीटा सल्फर। वो आपसे पूछना चाह रहे हैं सल्फर अल्फा बीटा के बारे में। आपको क्या पता है, ये पी ब्लॉक का क्वेश्चन है। अब आपके पास सल्फर एक रोम्बिक होता है और एक मोनोक्लिनिक, दो तरह के सल्फर हमने सुने। अब जब आप कहते हो रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर्स, तो बेटा इसको आप कह देते हो सल्फा अल्फा और ये हो गया सल्फर बीटा। तो अल्फा एंड बीटा रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। रोम्बिक इज मोर स्टेबल, मोस्ट अबंडेंट। हमें पता है कि ये मोस्ट अबंडेंट एलोट्रॉप ऑफ सल्फर है, ठीक है। इट इज मोस्ट अबंडेंट एंड मोर स्टेबल। नेचुरलिस्ट नेचर में हम कहते हैं जो स्टेबल है वो ही अबंडेंट हो सकता है। तो आपके पास रोम्बिक सल्फर इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल, जबकि बीटा जो सल्फर है वो कम एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये दोनों सल्फर एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते हैं एट अ टेम्परेचर नेम्ड एज ट्रांजिशन टेम्परेचर। कैन यू इमेजिन बेटा, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। पहले इसमें से पूछा करते थे कि सल्फर किस टेम्परेचर पे रोम्बिक से मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक से रोम्बिक हो जाता है। तो हम कहते थे इन्वर्जन टेम्परेचर, तो आंसर इज नो। क्या ये बॉयल्स टेम्परेचर है, तो आंसर इज नो। हम कहते थे वहां टेम्परेचर को बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो ट्रांजिशन टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड हियर, जो कि 94.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। अब ये हमारा टेम्परेचर है जिसपे आप ट्रांजिट करोगे रोम्बिक टू मोनोक्लिनिक। दिस इज पॉसिबल एट स्लो हीटिंग कंडीशंस में, ये इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। तो इसका मतलब हमारी स्टेटमेंट 1 जो है वो क्या नजर आ रही है हमें, करेक्ट। स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, क्योंकि वो मोनोक्लिनिक को स्टेबल बताना चाह रहा था। तो आंसर इज गोइंग टू बी 1 इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। Now next question we have is, here we have nickel 2 positive is detected by dimethyl glyoxine and ammonium hydroxide। ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। हमें पता है कि निकल का एक टेस्ट हुआ करता था। निकल 2 पॉजिटिव को अगर टेस्ट करना हो तो हम DMG टेस्ट करते थे। DMG टेस्ट में आपके पास निकल DMG, यानी निकल इसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाता था DMG ट्वाइस, यानी 2 लिगेंड्स निकल के साथ कंबाइन कर जाते थे और हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बन जाता था। ये कॉम्प्लेक्स रेडिश से कलर का कंपाउंड होता है, हम कहते हैं रेड कलर, स्कारलेट रेड, रेड ब्राइट रेड, ऐसा कलर आएगा। लेकिन एक रेड कलर आप याद रख सकते हो, यहाँ पे एक रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है जो ये बताता है कि यस निकल आयन इज प्रेजेंट। तो ये निकल का डिटेक्शन टेस्ट था। अब आपके पास ये टेस्ट है। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे DMG क्या है। DMG क्या था बेटे, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइन। डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइन का स्ट्रक्चर देख लो आप, दिस इज डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइन। ये हमारे पास वो लिगेंड है जिसकी हम बात कर रहे हैं। डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइन एक न्यूट्रल लिगेंड है। जब ये बेसिक मीडियम में आप रखते हो, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपने डाला हुआ है, यू हैव टेकन अमोनियम हाइड्रोक्साइड हियर। तो जब आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डालते हो तो ये लिगेंड खुद को एनायनिक बना सकता है। इट कैन फॉर्म O नेगेटिव and OH. Now it is with negative charge. तो ये लिगेंड खुद तो न्यूट्रल है, लेकिन बेसिक मीडियम में मोनो नेगेटिव यानी यूनि नेगेटिव एनाइन बन जाता है। और आप कहोगे इस कॉम्प्लेक्स में ये जरूर 1 नेगेटिव है, इसीलिए इस कॉम्प्लेक्स को बोलते थे निकल डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइनेटो कॉम्प्लेक्स। तो हम O पीछे क्यों लगा रहे थे, क्योंकि नेगेटिव लिगेंड की तरह एक्ट कर रहा था। अब ये दोनों स्टेटमेंट्स इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइन एक न्यूट्रल लिगेंड है, बेसिक मीडियम में उसने मोनो नेगेटिव आयन बनाया और ये रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बना, दैट इज निकल कॉम्प्लेक्स। और अदरवाइज इट्स अ न्यूट्रल लिगेंड,
तो आप कह सकते हो न्यूट्रल बाइडेंटेट लिगेंड स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों ही मुझे दिख रही हैं कि दोनों बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट्स, तो वी शुड से दैट बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है KSP ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज गिवन, डिटरमिन इट्स सॉल्युबिलिटी इन प्योर वाटर। बेसिकली सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का क्वेश्चन, आयनिक इक्विलिब्रियम का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अब इसमें आप पहले तो देख लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको अगर आप डिसोसिएट करते हो आप कहोगे इट इज गोइंग टू बी इन अ सॉल्यूशन, पानी में आपने इसे डिसॉल्व किया है, तो ये बन जाएगा आयंस 1 0 0 1 माइनस S S S। आपके पास KSP का फॉर्मूला आ जाता था कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इनटू OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन का स्क्वायर। इट मींस वी मस्ट से S एंड देन अगेन यहाँ पे क्या बन जाएगा 2s का स्क्वायर, बेटा ये बन जाएगा 4s क्यूब। तो KSP comes out to be 4s क्यूब। मैं इससे डायरेक्ट भी फॉर्मूला बना सकती थी, मुझे क्या करना था, इट इज गोइंग टू बी KSP 1 raised to power 1 2 raised to power 2 s raised to power 2 plus 1। हम इस शॉर्टकट को भी यूज कर सकते थे, तो ये बन जाता 4s क्यूब। वो आपकी मर्जी है, आप इसको यूज करते हैं या इस तरह से, दोनों में ही डिफिकल्टी कुछ भी नहीं थी। तो अब 4s क्यूब इज हियर, KSP गिवन था बेटा आपके पास 5.5 10 raised to power minus 6 is equal to 4s cube and we want to calculate s cube। s cube निकल जाता और फिर आप s निकाल सकते थे। अंडरस्टूड सी बात है, s cube is equal to 10 raised to power minus 6, तो आपके ऑप्शन में 10 raised to power minus 2 होना चाहिए था। अब जो स्टूडेंट्स पेपर लेके आ रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले यही बात बताई कि वहां पे एक ही ऑप्शन में आपके पास 10 raised to power minus 6 से क्यूब रूट लेंगे -2 आएगा, तो -2 वाले दो ऑप्शंस हैं, ये तो हो ही नहीं सकता ना बेटा, -6 का क्यूब -6 तो नहीं हो सकता, स्क्वायर रूट आपने क्यूब रूट लेना है, 4s क्यूब इज इक्वल टू 10 raised to power -6 आ रहा है, तो अंडरस्टूड सी बात है, यहां आना चाहिए था 5.5 डिवाइडेड बाय योर 4 10 raised to power -6 and we are going to take cube root, तो -6 से -2, अब 5.5 by 4 it is 1.1 something, it means यहाँ पे आपका 1.77 तो नहीं आ सकता क्योंकि किसी का भी क्यूब रूट उससे अपने वैल्यू से बड़ा तो नहीं हो सकता, तो अंडरस्टूड है ऑप्शन क्या बनना चाहिए था, योर आंसर शुड बी 1। तो ये आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के क्यूब रूट करने की जरूरत नहीं थी, आप वैसे आंसर गेस कर सकते थे। Now next question is going to be about coordination compounds। Very good question, easy question। आपको स्कूल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी इसकी बहुत तैयारी करवाते हैं और ये बोर्ड एग्जाम्स के लेवल पे बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इन तीनों में आपसे पूछ रहे थे करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अबव कॉम्प्लेक्सेस। इनमें आपने क्या करना था, आप सीधा आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते, बेटा यहाँ पे आयरन आ रहा था 3 पॉजिटिव, here copper is going to be 2 positive, in this case cobalt is 3 positive, आपने सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया, nickel here is 2 positive, nickel 2 positive is 4s0 3d8, यहाँ पे आ जाएगा 4s0 3d6, copper 2 positive is 4s0 3d9, here it is 4s0 3d5। अब फ्लोरीन यानी F नेगेटिव इज अ वीक लिगेंड हियर, अगर ये वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं कर पाएगा, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो आप कहोगे यहाँ पे मेरे पास आ जाएंगे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, D9 पेयरिंग हो या ना हो एक अनपेयर्ड ही बचेगा, तो आप कहोगे ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। D6, अब अमोनिया इज एक्टिंग एज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड विद कोबाल्ट, निकल के साथ अमोनिया वीक लिगेंड एक्ट करता है और यहाँ कोबाल्ट के साथ इट इज गोइंग टू एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है D6 पेयर अप हो जाएगा, तो आप कहोगे दिस इज गोइंग टू बी 0 या नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट इज अ डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। D8 वीक लिगेंड है, अब D8 आपके पास आ रहा है निकल 2 पॉजिटिव, D8 में आपके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 10 minus 8 is 2, तो आप कहोगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वी कैन कैलकुलेट हियर,
तो आप निकल में D8 सॉल्व करते तो आप इसे D8 को कैसे सोचते हो? आपको ये ध्यान रखना है, आपके पास क्लोरीन पेयरिंग नहीं कर सकता था। हर बार मैंने इसको ऐसे ही सोचा है, ठीक है, मैंने ड्रॉ नहीं करके दिखाया, लेकिन आई एम थिंकिंग लाइक दिस। अब दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो मुझे इसमें भी दिख गए थे। अब आप देख सकते हो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें आ रहे हैं? FeF6 3 negative, then we have cobalt, least number of unpaired electron 1 and 2. So we just can have the order of magnetic moment. More is the number of unpaired electron, more will be the magnetic moment. What is the formula of magnetic moment? Mu is n into n plus 2 under the root, where n is unpaired electrons और यहाँ पे units होते थे बोहर magneton. The Bohr magneton is the unit system. Correct answer is maximum unpaired, then nickel, copper, and last is cobalt complex. Now let's move on to the next question. Now next question is, which of the following cannot form carbon monoxide on reaction with water? चैप्टर हाइड्रोजन में ये रिएक्शंस आपने की थी। चैप्टर हाइड्रोजन से बहुत देर बाद, बहुत सालों बाद हमें ये क्वेश्चन नजर आ रहे हैं। तो चैप्टर हाइड्रोजन में आपको इन रिएक्शंस में हम कराते थे कि मीथेन यानी हाइड्रोकार्बन्स जब भी स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, जिसे हम वाटर गैस कहा करते थे या फिर सिन गैस कहते थे, वो प्रोड्यूस हो जाएगा। तो वी कैन से कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 3 हाइड्रोजन दैट इज प्रोड्यूस्ड। अगेन C3H8 भी क्या है? आपका हाइड्रोकार्बन ही। अगर आप इसको भी स्टीम से रिएक्ट करोगे, you will again get carbon monoxide 3 moles and hydrogen is, now we can say 7H2. Again आपके पास carbon monoxide hydrogen is formed. Carbon यानी coke, coke plus steam, तो Bosch process हम बोलते थे कि ये भी एक अच्छा मेथड है to get syngas। तो आपका आंसर क्या बनना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड और स्टीम। बेटे ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो कार्बोनिक एसिड बनेगा, और कार्बोनिक एसिड में कार्बन मोनोऑक्साइड तो नहीं होता, तो इसका मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड इज नॉट फॉर्म्ड इन थर्ड ऑप्शन। CO2 कैन नॉट गिव, कार्बन डाइऑक्साइड कैन नॉट गिव कार्बन मोनोऑक्साइड ऑन रिएक्शन विद स्टीम। नेक्स्ट इज इंडियम इज रिफाइंड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, यानी टॉपिक मेटलर्जी। अब मेटलर्जी में से क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी मेटल के एक्सट्रैक्शन वाले चैप्टर में से छोटा सा चैप्टर था, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उसमें। इसमें वैन आर्कल प्रोसेस, ये एक वेपर फेज रिफाइनिंग का प्रोसेस था। अगर ये वेपर फेज रिफाइनिंग का टॉपिक है तो बेटा वेपर फेज रिफाइनिंग हम सबको याद होना चाहिए। एक तो इसमें था मॉन्ड्स प्रोसेस और एक वैन आर्कल। वैन आर्कल हुआ करता था जर्कोनियम के लिए और टाइटेनियम के लिए, आप कहते हैं इनके लिए इसे यूज किया जा सकता है। तो जर्कोनियम विद आयोडीन, फिर आपके पास टेट्रा आयोडाइड जर्कोनियम फॉर्म, फिर उसे हीट करते थे एंड सो ऑन, तो आप इसके लिए इसे यूज करते थे। जोन रिफाइनिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक था और ये हम यूज करते थे फॉर सिलिकॉन, जर्मेनियम, राइट। देन यू हैव गैलियम, इंडियम, तो आप कह सकते हो सेमीकंडक्टर्स, गैलियम और इंडियम। इसके बाद हम कहते थे नाइट्रोजन फैमिली में से एंटीमनी, इन सब के लिए जो बहुत ट्रेसेस में एग्जिस्ट करते हैं, तो जनरली हम गैलियम, इंडियम, जर्मेनियम, सिलिकॉन, इसका मतलब सेमीकंडक्टर्स में जिन इंप्योरिटीज को डाला करते थे उनकी प्यूरिफिकेशन हम इस मेथड से कर सकते हैं। वेरी गुड मेथड टू गेट हाई परसेंटेज प्योरिटी। डिस्टिलेशन इज यूज्ड, डिस्टिलेशन हम तब यूज करते हैं जब मेटल का बॉइलिंग पॉइंट कम हो, जैसे जनरली जिंक और कैडमियम के लिए इसको यूज कर सकते हैं। और लिक्वेशन इज यूज्ड फॉर कॉपर, लेड एंड सिल्वर। अगर मान लो इनका मिक्सचर है और उसमें लेड की इंप्योरिटीज हैं, तो आप कहते हो कॉपर प्रिपेयर करना है मुझे, लेड की इंप्योरिटीज हैं और सिल्वर वी वांट टू रिमूव, तो वहां पे हम लिक्वेशन टेक्निक को यूज कर सकते थे। तो दिस इज द टॉपिक, यहाँ पे आपका जोन रिफाइनिंग आंसर बनना चाहिए था, दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू बिगिन विद द टॉपिक इंटीजर टाइप, यानी इंटीजर टाइप क्वेश्चंस जो आपको इस सेशन में एक बड़ी अच्छी रिलैक्सेशन मिल गई थी। वो आपसे कह रहे थे कि हम आपको 10 क्वेश्चंस देंगे जिनके आंसर न्यूमेरिकल वैल्यूज और इंटीजर टाइप होंगे, लेकिन आपको अटेम्प्ट 5 ही करने हैं। इट मींस यू आर गोइंग टू हैव
ऑप्शन इन दिस केस। तो 10 में से अंडरस्टूड है बेटा, 10 में से कोई 5 डिफिकल्ट क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करोगे नहीं, तो आपने वहां से 5 इजी क्वेश्चन मार्क करने थे जो आपको आते हो और आप उनका करेक्ट आंसर लिख सको, तो ये बहुत ही अच्छी ऑप्शन थी आपके पास। लेकिन अभी हम फिलहाल जितने भी क्वेश्चन हमारे पास आए हैं हम सारे ही डिस्कस कर देंगे ताकि आपको जो भी इजी लगे इन द नेक्स्ट कमिंग शिफ्ट, यानी आपकी जो मार्च की शिफ्ट है या आपने जो अप्रैल में पेपर देना है तब आप उसे ठीक से अटेम्प्ट कर सको। तो अब आपके पास व्हेन वी से द क्वेश्चंस आर देयर, तो आपके पास द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज गोइंग टू बी देयर, इट्स गोइंग टू बी फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। रीजन इज इसमें लॉग एंटीलॉग सब कुछ यूज करने की बातें चल रही थी। अब इन दिस क्वेश्चन अ गैल्वेनिक सेल विद कॉपर रिएक्टिंग विद नाइट्रिक एसिड, एंड आपसे पूछ रहे हैं नाइट्रेट आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी जिसमें आपके पास NO और N2 दोनों सेम हो जाएं और आपने प्रेशर ऑफ N2 और NO यूनिटी लेना था। बेटा आपके पास ये पोटेंशियल सारे गिवन थे। एज वी आर नॉट गोइंग टू बी इन कांटेक्ट विद कॉपर हियर, आपके पास कहीं कॉपर के बारे में कुछ नहीं पूछ रहे थे, तो आपने कॉपर वैसे भी सॉलिड है, हमने इसे रहने दिया। कॉपर आयंस बनेंगे, हम उसको भी कंसीडर नहीं कर रहे, हम सिर्फ नाइट्रेट और इसको अगर कंसीडर करें तो हम ये कह सकते थे कि आपके पास E is equal to E naught minus 0.0591 by n log of आप कहते हो products upon reactants raised to power their coefficients। हमें इसमें नर्न्स इक्वेशन यूज करनी थी क्योंकि हमें कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना है। अब आपके इस रिएक्शन को देखते हैं, अगर नाइट्रेट NO2 में कन्वर्ट हो रहा है विद कॉपर, तो बेटा रिएक्शन क्या होगा, कॉपर plus nitrate, and it is going to be NO2 plus copper 2 positive, and now we can balance this equation, copper, nitrate, NO2 and copper 2 positive, acidic medium is there, acidic medium में यहाँ मुझे water लिखना पड़ेगा to balance oxygen, now oxygen is balanced। अब कैसे करेंगे इसमें, कॉपर यहाँ से यहाँ जाने में 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज शो कर रहा था, और नाइट्रेट क्योंकि +5 से +4 में शिफ्ट कर रहा है, तो आप कहोगे ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बी देयर, तो आपके पास कॉपर के केस में हमें 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज दिख रहा है, यानी आप ये कह सकते हो 5 से 4, तो आप कॉपर के केस में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रेट में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ मैं सीधा ही लिख देती हूँ, यहाँ पे मुझे 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज दिखा, मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कॉपर +2 नाइट्रेट give us NO2 plus copper 2 positive plus water, right? अब आपके पास 2 नाइट्रेट है तो यहाँ आपने लिखा 2 NO2, कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव बन चुका है, ऑक्सीजन 6 है, 4 plus 2 6 and here it is 4H positive। तो आपने हमें नाइट्रेट और कॉपर का सेल तो हमने बना लिया। इन दिस सेल मुझे नाइट्रेट आयन की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है। बेटा नाइट्रेट आयन मुझे नाइट्रिक एसिड से मिल रहा है, अगर नाइट्रेट X होगा तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन भी क्या होगी, X, और हमने इसको क्या मान लेना है, प्रेशर इज 1, कॉपर 2 पॉजिटिव, वी आर गोइंग टू बी जस्ट इग्नोर दिस पार्ट, वाटर इग्नोर, कॉपर इग्नोर, तो आप ये कहोगे हमारा सेल बन जाएगा E सेल इज 0.79 minus 0.0591 by 2 log of, ये सब छोड़ दूं क्योंकि इसको तो वैसे ही 1 मानना था, प्रेशर ऑफ NO2 is taken as 1, ये बचेगा 1 upon H पॉजिटिव यानी X raised to power 4 and X raised to power 2, ये बन गया X raised to power 6, तो ये हमारी एक इक्वेशन यानी 1 इक्वेशन we just have framed। ऐसे ही मैं कॉपर के साथ नाइट्रेट टू NO2 भी बना सकती, NO वाला इक्वेशन बना सकती हूँ। I can write it as copper, now we are having nitrate gives copper 2 positive plus NO plus water, we can balance the equation। आपको दिख रहा है कॉपर में 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है, नाइट्रोजन में 5 से 2 में जा रहा है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज, here we have electronic change of 3 and कॉपर के केस में आपका इलेक्ट्रॉनिक चेंज आ रहा था 2, we can balance the equation, हम कहेंगे 3 copper plus 2 nitrate again gives
3 copper 2 positive plus 2 NO plus water, and we can now balance the equation. आपके पास ऑक्सीजन 6 2 4 plus 2 6 4 2s are 8. Here we should have 8 H positive ions. ये इक्वेशन भी बैलेंस्ड हो गई. अब इस इक्वेशन में भी आप ऐसी ही नॉन इक्वेशन लगा सकते हो. आप हो गए E is equal to पॉइंट कितनी वैल्यू है 96 minus 0.0591 divided by how many electrons are being exchanged. 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 6 log of. अब ये नाइट्रेट की कंसंट्रेशन हमने अज्यूम करी x. अगर ये x का स्क्वायर है तो यहाँ x का रेज़ टू पावर 8 आ जाएगा, तो 1 upon x स्क्वायर x रेज़ टू पावर 8. ये मेरी सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे फ्रेम हो गई थी. अब हमें इन दो इक्वेशंस को इक्वेट करना था. जब हम इन दोनों को बराबर पुट कर देंगे, क्योंकि E और E सेम मतलब नाइट्रेट आयन कंसंट्रेशन वी कैन इक्वेट. जैसे आप E और E यानी इन दोनों इक्वेशंस को बराबर पुट करते तो आपके पास यहाँ पर, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लेती हूँ और देन विल सी. मान लेते हैं हमारे पास, हमने इसको इरेज करके अब आप देखिए क्या चाहते हैं. हम चाहते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट देखना कि इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करके क्या आएगा. व्हाट विल बी आफ्टर इक्वेटिंग दीस टू इक्वेशंस. तो आपने इन दोनों को अब इक्वेट करना था. लेट्स डू दैट. ये और ये दो इक्वेशंस इक्वेट की. जैसे आपने इक्वेट किया तो बेटा ये आ जाएगा, यानी यहाँ पे 0.76 माइनस 0.03 बन जाएगा. मैंने अप्रोक्सीमेशन ले लिया था. लॉग ऑफ 1 अपॉन x रेज़ टू पावर 6 और इधर आ जाएगा 0.96 माइनस 0.01, क्योंकि मैंने 0.059 को 6 मान लिया. लॉग ऑफ 1 अपॉन x raised to power 10. From this you can get the value of x. पहले आप log x निकाल पाओगे और log x से हम कहाँ पहुंच जाएंगे x. log x जो है वो आपके पास, let us suppose log x की जो भी वैल्यू आ रही थी, यहाँ पे log x about 2 point something 2.16 के आसपास आ रहा था, तो x comes out to be 1.44 into 10 raised to power 2. It means 144 point something, यानी 1.445 आ रहा था, तो आपको हो गया 144.5. ऐसे आपके पास ये ऑप्शन बन सकता था. Now this question, the answer should be, हम कहेंगे इसका आंसर हम अगर निकालते तो हमारे पास 144.54, यानी थोड़ी एग्जैक्टनेस लेते तो ये क्वेश्चन. But in this question, no doubt, so many calculations, so many assumptions are there. इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम जरूर थी कि आपको एंटी लॉग भी देखना पड़ेगा, आपको बहुत सारे कंसेप्ट्स लगाने पड़ रहे थे. हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगर मुझे ऑप्शन मिले कि मैं इसको छोड़ के कोई और क्वेश्चन कर दूं तो व्हिच क्वेश्चन आई शुड गो फॉर. ये बहुत ही आसान क्वेश्चन नजर आ गया था सेकंड क्वेश्चन, तो मैं पहला वाला क्वेश्चन छोड़ के इस पे जरा दिमाग लगा लेती हूँ. ये बहुत आसान क्वेश्चन लग रहा है मुझे. यहाँ पे बेटे दिख रहा है क्या कि आपके पास एटॉमिक नंबर 29 है और स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है. ये सेम ही टॉपिक के दूसरा क्वेश्चन आ चुका है मेरे पास. इससे पहले भी हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया था जिसपे हमने मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करके उनको अरेंज करना था. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का टॉपिक था वो. अब 29 किसका एटॉमिक नंबर है? कॉपर. आप कहते हो ये तो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है. आर्गॉन 18. नाउ वी हैव 4s1 3d10. आपके पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. वेरी इजी क्वेश्चन. एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू n into n plus 2 अंडर द रूट. यानी एग्जामिनर ने सोचा कोई अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन भी दे दो, बच्चों का मोरल थोड़ा ठीक हो जाएगा. मोरल आप, हमने इस क्वेश्चन को किया. इट इज √3 बोहर मैग्नेटॉन. जैसे आपने लिखा √3 बोहर मैग्नेटॉन, आंसर आ गया 1.732. दिस इज द करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंटीजर टाइप क्वेश्चन. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, दैट इज गोइंग टू बी on increasing temperature from 27 to 52 degrees Celsius, rate becomes 5 times. Determine activation energy in kilojoules per mole. यानी एक्टिवेशन एनर्जी बैक देना. अगेन थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा सी नजर आ रही है, लेकिन चलो स्टिल आपके पास दिख रहा है T1. आपको T1 दे दिया था, T2 भी दे रखा है. रेट बिकम्स 5 टाइम्स, यानी K2 by K1, ये आपको 5 गिवन है. R की वैल्यू वो आपको दे रहे थे 8.314 joules per Kelvin per mole. तो नेचुरली आर्गीनियस क्वेश्चन था,
लेकिन यहाँ पे आपको पहली बात तो ये कि 273 प्लस कर लेना चाहिए, इट इज 300 केल्विन, और फिर आप कहोगे नाउ 52 डिग्री प्लस 273, it is going to be 325, right? फॉर्मूला लगा देते हैं, we get log K2 by K1 is equal to EA upon 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2. ये मिलता था log 5, और log 5 आपको आता है, सबको याद करवाया जाता था कि log 5 is 0.699. E एक्टिवेशन तो मेरा क्वेश्चन ही है. 2.303 is constant, 8.314 आपके पास था, 1 by 300 minus 1 by 325. आप इसको सॉल्व करके E एक्टिवेशन कैलकुलेट कर सकते थे, एंड दैट विल बी इन जूल्स. आप एक्टिवेशन एनर्जी जूल्स में निकालोगे और फिर आप उसे किलो जूल्स में कन्वर्ट करते. नो डाउट कैलकुलेशंस आर इन्वॉल्वड इन दिस क्वेश्चन. आपने क्या सॉल्व किया तो ये 51.74 आ रहा था, तो आपका आंसर 51.74. अगर मुझे राउंड ऑफ करना होता तो 51.71 इंटीजर तक रह जाता, और जनरली हम 2 डेसिमल प्लेस तक साइंटिफिक आंसर देते हैं, तो दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी मोलालिटी ऑफ AB that can cause rise in boiling point of 25 degree Celsius. KB is given. यानी चैप्टर सॉल्यूशन में से पहला क्वेश्चन. अब चैप्टर सॉल्यूशन में से क्वेश्चन आया है और KB दिख रहा है मुझे. जैसे KB दिखा तो फॉर्मूला समझ आ ही गया कि डेल्टा TB का क्वेश्चन है, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. डेल्टा TB इज इक्वल टू IKBM. हमें इस फॉर्मूला पे रिलाई करना पड़ेगा. आपका इलेक्ट्रोलाइट है AB, इसका मतलब AB डिसोसिएट्स टू गिव अस A पॉजिटिव B नेगेटिव. 2 आयंस यहां बन सकते थे, तो आपके पास I फैक्टर इज 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, क्योंकि 2 आयंस आर बीइंग फॉर्म्ड. KB आपके पास कांस्टेंट, मोलालिटी इज माय क्वेश्चन, और आपका इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट 2.5. ये बेटा 2.5 गिवन है, आप जरा वैल्यूज पुट करनी थी. 2.5 it is 1 plus alpha. 1 plus alpha is 1.75, क्योंकि अल्फा मेरे पास है 75%. KB is 0.52, and now we want to calculate molality. अब ये क्वेश्चन सेकेंड इंटीजर टाइप, पहला आपका कॉपर वाला क्वेश्चन आसान था, और नाउ दिस क्वेश्चन इज अगेन इजी क्वेश्चन. आपको बस इसको सॉल्व करना था और आपको एक करेक्ट आंसर जरूर मिल जाता है. ये इंटीजर टाइप 2.747 is the correct answer. Just going to solve that question, right? Easy question. ये हम सेकेंड अटेम्प्ट दे सकते हैं सेकेंड क्वेश्चन का. नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू, वो पूछे हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट. यानी इनमें से किसमें COOH ग्रुप इज प्रेजेंट, यानी हमें ये ढूंढना है कि यहाँ पे किसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, राइट? अब आपके स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं. क्या आपको सल्फानिलिक एसिड याद है? सल्फानिलिक एसिड चैप्टर एनिलिन में आया था. SO3H and NH2. हम कहते थे ज्विटर आयन बन जाता है, एक H यहां लगा देते हैं, NH3 पॉजिटिव SO3 नेगेटिव. पिक्रिक एसिड चैप्टर फिनोल में से उठा दिया. फिनोल में ट्राइनाइट्रोफिनोल इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड. यानी ये दो तो आंसर नहीं है. These two are not having any carboxylic acid. एस्प्रिन आ रहा था फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड, तो आप कहते थे सैलिसिलिक एसिड में आप मिथाइल सैलिसिलेट अगर बनाते थे, ये एस्प्रिन का स्ट्रक्चर है. और एस्कॉर्बिक एसिड एक विटामिन है. हम कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड जो है, इसका जो स्ट्रक्चर आपके पास होता है, ये 5 मेंबर्ड रिंग था विद ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड O. Here it is double bond, और आपके पास इस स्ट्रक्चर में OH ग्रुप्स थे बहुत सारे. ये एसिडिक है just because of these OH ग्रुप्स. अब इस कार्बन पे आपके 2 कार्बन और फिर से 2 OH, तो हम कहेंगे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें किसका नजर आया था, एस्कॉर्बिक एसिड. यानी हर पोजीशन पे कुछ अटैच्ड है. यहाँ पे कोई एसिड ग्रुप नहीं था, सिर्फ आपके पास एस्प्रिन में एक कार्बोक्सिलिक एसिड हमें नजर आ रहा था. दैट इज द करेक्ट आंसर. आप कहोगे ओनली 1, तो आपको वहां लिख के आना था 1. नेक्स्ट
Determine density of copper in FCC lattice H length given. Again more calculations are involved over here. लेकिन फॉर्मूला बहुत आसान था बेटे, चैप्टर सॉलिड स्टेट में से क्वेश्चन है. Z M A cube Avogadro's number and 10 raised to power minus 24. ये गलती हम नहीं कर सकते थे, हमें ये एमस्ट्रॉन्ग ध्यान में रखना था. तो 1 एमस्ट्रॉन्ग 10 raised to power minus 8 सेंटीमीटर्स, उसका क्यूब कर दिया तो 10 raised to power minus 24. अब Z की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 4 FCC, यानी Z is equal to 4. कॉपर का M कितना होता है 63.5. एज लेंथ आपके पास गिवन है 3.69. इट इज होल क्यूब. Avogadro's number 6.022 10 raised to power 23 10 raised to power minus 24. तो आप इसको तो पहले ही सॉल्व कर दो, ये -1 बच जाएगा और 10 ऊपर ले जाते हैं. ये आपके पास बच गया है, इसको आप कैलकुलेट करते और ये आपके पास ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में डेंसिटी आ जाती. The 25th question is about density of chapter solid state. तो आप यहाँ पे डेंसिटी सॉल्व कर सकते थे. Now its density comes out to be 7 point something आंसर आ रहा था 7.8 के आसपास. हम 7 पॉइंट एग्जैक्ट कर रहे हैं तो आपको आंसर से एग्जैक्ट देना था, लेकिन अगर इंटीजर में पूछा गया था तो आप इसका आंसर 8 लिखते. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग इज, आपके पास अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी फॉर अ लाइट विद लैम्डा गिवन, सी गिवन, एवोगैड्रो H. वेरी इजी क्वेश्चन. यहाँ आपको फॉर्मूला लगाना था चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर E is equal to NHC by lambda. आपको n गिवन है 6.02 10 raised to power 23. h भी गिवन है 6.626 या 3 10 raised to power minus 34. c is 3 into 10 raised to power 8 और lambda is given to you, it is 633 नैनोमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करना नहीं भूलना था, बस that is the only thing here to be kept in mind while solving this question. We can solve this energy और यहाँ जो एनर्जी आएगी वो किस में आएगी बच्चे, जूल्स में. आपको किस में चाहिए, किलो जूल्स. तो आप एक बार 1000 से डिवाइड जरूर कर लेते तो आपका आंसर मैच कर जाता, यानी आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाता. तो यहाँ पे आपका आंसर आया था 181 किलो जूल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर यूज्ड इन फोटोइलेक्ट्रिक सेल्स. जनरली हमने सीजियम का नाम सुना है, हम कहते हैं सीजियम इज यूज्ड इन फोटोइलेक्ट्रिक सेल्स. फिर आपके पास ग्रुप 1 में रुबिडियम कैन आल्सो बी यूज्ड इन फोटोइलेक्ट्रिक सेल्स. अब लिथियम को और सोडियम को, लिथियम को तो बिल्कुल भी फोटोइलेक्ट्रिक सेल्स में यूज नहीं करते बिकॉज़ इट इज हैविंग हाई आयोनाइजेशन एनर्जी. अब सोडियम इज अ डाउटफुल पार्ट हियर. आपके पास कुछ बुक्स में या अगर आप विकिपीडिया देखते हो तो वहां पे वो कहते हैं ग्रुप 1 मेटल्स आर यूज्ड इन फोटोइलेक्ट्रिक सेल्स, लेकिन हम लिथियम को तो नहीं लिखते वहां पर. तो यहाँ आंसर, ये दोनों सुटेबल आंसर, मुझे आंसर जो लग रहा है दैट शुड बी 2. यानी आपके पास सोडियम को हम डाउटफुल क्यों है, सोडियम जो है वो फोटोइलेक्ट्रिक सेल में यूज नहीं करते. हम इन दो मेटल्स को फोटोइलेक्ट्रिक सेल्स में जनरली यूज करते हैं. अदर देन दिस वी हैव सम सिलिकॉन, कॉपर एटसेट्रा आल्सो यूज्ड इन फोटोइलेक्ट्रिक सेल्स. तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 2. नेक्स्ट इज, अगले पार्ट में चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू मूव इज 10 ml of oxalic acid solution titrated against NaOH solution several times. Reading is given to you. Determine molarity of NaOH solution if oxalic acid solution is having molarity given. बेटा आपको रीडिंग्स दे रखी हैं, यानी दो चीजों को टाइट्रेट करना है, यानी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में से अब ये क्वेश्चन आया है ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस NaOH. तो एसिड बेस टाइट्रेशन का क्वेश्चन था. हमें किसी भी टाइट्रेशन के क्वेश्चन में अगर कैलकुलेशंस करनी हो तो इट्स बेस्ट वे इज N1V1 is equal to N2V2. हमें लॉ ऑफ इक्विवेलेंट लगाना चाहिए. मोल कॉन्सेप्ट से अगर क्वेश्चन करेंगे तो हमें ज्यादा ट्रिकी बनाना पड़ेगा, ज्यादा मुश्किल लगेगा. Rather better is to go for N1V1 N2V2. सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो वॉल्यूम है 4.5 4.5 4.4 4.4 4.4. तो आप लोगे कंकॉर्डेंट रीडिंग. प्रैक्टिकल में स्पेशली बताया जाता था जब 3 कंसेक्यूटिव रीडिंग्स बिल्कुल सेम आने लग जाएं, दैट इज नेम्ड एज कंकॉर्डेंट रीडिंग. तो यहाँ कंकॉर्डेंट रीडिंग मेरी कौन सी बन रही है 4.4. तो मुझे यहाँ 4.4 मिलीलीटर लिख लेना चाहिए.
वो आपसे कह रहे हैं मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH हम निकालना चाहते हैं। मुझे NaOH में पता है कि नॉर्मेलिटी और मोलारिटी सेम होगा, इसका मतलब जो भी मैं नॉर्मेलिटी निकालूंगी वही मेरा आंसर आ जाएगा। अब ऑक्सैलिक एसिड की मोलारिटी 1.25 है, लेकिन इसकी नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी बेटे, इनटू 2 कर दूं, क्योंकि इट्स बेसिसिटी इज 2 एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज 10। Now 1.25 into 2, 10 is N2 4.4। यहाँ से आपको N2 कैलकुलेट करना था, which can be done easily। और यहाँ जो N2 आएगा वही आपका M2 भी होगा, that is going to be the correct answer। Easy question, practical chemistry में से था और अच्छा question था। Concordant reading का concept वो आपको सिखा रहे थे। Now next question we are going to move is 5 moles of ideal gas are expanded at constant temperature, यानी number of moles दे रखे हैं, temperature 273 Kelvin यानी constant, pressure initial, pressure final against constant external pressure, determine heat। फिर जब आपके पास constant temperature दे दिया, temperature constant है, P external आपके पास दे रखा है, initial pressure P1, P2 आपके पास given है, और इसके अलावा आपको क्या गिवन है, इन्होंने क्या दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स, n इज आल्सो गिवन एज 5। तो आपके पास P1, P2, नंबर ऑफ मोल्स, एक्सटर्नल प्रेशर, टेम्परेचर कांस्टेंट। पहले हम टेम्परेचर कांस्टेंट से लें तो हम कहेंगे डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। तो डेल्टा U जो है वो 0 हो गया, क्योंकि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। अगर ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही है तो आप कहोगे Q जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू माइनस W, यानी वर्क डन के इक्वल। आपसे पूछ क्या रहे थे, हीट कैलकुलेट करो, यानी आपने बेसिकली Q कैलकुलेट करना है। वर्क डन निकल जाए तो Q निकल जाएगा। अब वर्क डन यहाँ पे जब प्रेशर एक्सटर्नल ले रहे हैं तो P एक्सटर्नल इनटू चेंज इन वॉल्यूम, P डेल्टा V इज द ऑप्शन। अब मुझे डेल्टा V चाहिए, एक्सटर्नल प्रेशर तो मेरे पास है, तो एक्सटर्नल प्रेशर आई हैव 4.31। तो अब आपके पास ये हम कॉन्सेप्ट लगा रहे थे। अब मुझे बताओ V1 और V2 होना चाहिए ना, तो P एक्सटर्नल V2 माइनस V1 करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर आ सकता है। दिस इज Q which is equal to minus W। तो आप कहोगे माइनस W is equal to Q, तो आप Q तो निकाल सकते थे। बेटा हीट चेंज यहाँ पे जो होगा तो P एक्सटर्नल की वैल्यू आप ये पुट करोगे। अब हमें V2 V1 समझना था, तो क्या आपको याद है PV is equal to nRT। अगर मुझे P1 पता है, V में निकालना चाह रही हूँ V1, N is 5 RT by P1, और V2 क्या आ जाएगा, नेचुरल है 5 RT by T2, सॉरी P2। तो यहाँ पे आप जो सॉल्व कर सकते थे, दैट सॉल्यूशन इज गोइंग टू बी, आपके पास इस क्वेश्चन में हमें यहाँ से क्या निकालना है, V1 और V2 मिल जाता। अगर आपका V1 और V2 आपको मिल जाता है तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, राइट। एक्सटर्नल प्रेशर 431 मेगा पास्कल्स में 10 raised to power 6, राइट। P1 आपके पास है अगेन 2.10 मेगा पास्कल, 1.30 megapascal, P2 5 is constant, R is gas constant here। आपको क्योंकि हीट निकालना है और हीट को किलो पास्कल्स या पास्कल्स में जब आप निकालना चाहते हो या वर्क डन या हीट, तो R की वैल्यू क्या लेते हैं 8.314, दैट विल गिव यू द करेक्ट आंसर। तो आप यहाँ पे इसे सॉल्व कर सकते थे, आपको सारी वैल्यूज गिवन थी, N1 पता था एंड यू कैन गेट द आंसर। दिस इज अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 29 आउट हियर। तो आप ये कह सकते हो हमारे पास यहाँ तक के क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे, इसका आंसर 1.36 के आसपास आ रहा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, दिस इज अगेन अ क्वेश्चन बिकॉज दिस पेपर इज फ्रॉम द मेमोरी ऑफ आवर स्टूडेंट्स, तो हो सकते हैं कुछ वैल्यूज ऊपर नीचे हो, लेकिन टेक्निक यही होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है इन क्वेश्चंस में आपको सिर्फ टेक्निक ध्यान से सीखनी है, क्योंकि आपने अभी एक अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट या 3 अटेम्प्ट्स और देनी है। तो बी फोकस, थोड़ा ध्यान से समझो, हर चीज को देखो किसी भी चैप्टर में से क्या पूछा जा रहा है। और अगर मैंने 5 इंटीजर चूज करने हैं तो मैं कौन सा इंटीजर वाला क्वेश्चन करके आऊंगा या आऊंगी, दैट इज टू बी डिसाइडेड बाय यू। इस क्वेश्चन में डिटरमिन द वॉल्यूम, V निकालना है।
वेट ऑफ एसिटिलीन इज गिवन, W आ गया 4.75। एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है C2H2। इसका मोलर मास आपके पास आ जाएगा 26 U या 26 ग्राम्स आप ले सकते थे। आपको यहाँ जो प्रेशर गिवन है वो 740/760 एटमॉस्फेयर लेना था। ये गलती आप कर सकते थे, बस इसको ध्यान में रखना था। टेम्परेचर इज गिवन टू यू एज 50 डिग्री सेल्सियस, तो 50 + 2 73। इट मींस नाउ वी कैन हैव Kelvin conversion, or R is also given to you. It is 0.0826 liter atmosphere per Kelvin per mole. This is given. तो फॉर्मूला आपके पास है, आपको ये समझ आ गया। Which equation? Ideal gas equation is the answer. PV is equal to weight upon molar mass RT. आपको V चाहिए था और आप इसमें से V easily calculate कर सकते थे। No doubt calculations are involved in the question. बेटा एग्जाम नॉन मेडिकल इंजीनियर्स के लिए दिया जा रहा है, कंडक्ट किया जा रहा है, कुछ कैलकुलेशंस तो इन्वॉल्व होनी भी चाहिए थी, तो आपको उनको सॉल्व करना था। You will get your answer. This is all about your second shift of February 25th. जो क्वेश्चंस हमें मिले हमने आपके सामने डिस्कस कर दिए। ध्यान ये रखना है हर चैप्टर में से जब क्वेश्चन आ रहा है किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, और मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी बेसिस पे है, यानी फॉर्मूलाज टॉपिक एनसीईआरटी के हैं, तो आप ये सारे क्वेश्चंस कर सकते थे। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में हम कुछ बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर पाए, हार्डली मैटर्स, वर्क हार्ड, यू कैन परफॉर्म वेरी वेल इन योर नेक्स्ट कमिंग शिफ्ट्स। ओके, तो अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए, इफ यू नीड सम हेल्प फ्रॉम आवर साइड, तो वी कैन प्रोवाइड यू फ्री टेस्ट सीरीज, दोस कैन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, so that you can perform very well in the next coming shift. You can enroll with us. That's all for today's session. Thank you. Okay.